औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स का टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान। वेलकम करता हूँ जी अपने चैनल पे आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आज के टॉपिक में हमने देखना है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे में कैसे तब्दील हो जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कैसे तब्दील होती है। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू पोजीशन होती है। जैसा कि आपका प्रीवियस कंसेप्ट है कि ड्यू टू पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू मोशन उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, अब लेट्स सपोज देखें, ये मैं इस बोर्ड मार्कर को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। अब इसकी जो एनर्जी होगी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही बोर्ड मार्कर ने मूव करना शुरू किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पैदा होना शुरू हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो इंटरचेंजिंग होती है वो क्या होती है। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स से बेटा, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है और वो अर्थ से हाइट h पर जो है वो मौजूद है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ज़मीन से वो h है। मैंने क्या किया है, सिंपली मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मैंने उसको रिप्लेस किया है एक हाइट ज़मीन से, अपर ज़मीन की सरफेस से हाइट h पर मैंने उसको वहाँ पे रिप्लेस किया है। ये लेट्स सपोज आपकी ये अर्थ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो ज़मीन से बुलंदी h पे मौजूद है। और आप क्या करते हैं, आपको पता है कि जब ये यहाँ पर मौजूद होता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यानी कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की, लेट्स सपोज मैं इसको ए पोजीशन कह देता हूँ, यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है mgh। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे हाइट h पर मौजूद है और रेस्ट पे है, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो हमने बेसिकली देखना क्या है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को जमीन की तरफ मूव करके आता है, यानी कि ये नीचे गिरता है, तो उस वक्त जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी सिंपली ये ऑब्जेक्ट मास जिसका m है हाइट पर मौजूद है, और जब हम उसको गिराते हैं या जब वो गिरता है ज़मीन की तरफ वापस आता है, तो एट एवरी पॉइंट उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमने दरअसल यही चीज़ जो है वो पढ़नी है। तो लेट्स सपोज बेटा जी, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट बी बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको बी पॉइंट, और इसी पॉइंट बी पे मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि ये जो मास m का जिस्म यहाँ पे मौजूद है पोजीशन ए पे, जब ये गिरता है और पोजीशन बी पे पहुंचता है तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ता है या इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसी सिचुएशन को हमने टैकल करना है, और यही हमारा टॉपिक है कि इंटर कन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इस पोजीशन पे जब जो ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो ये यहाँ से लेकर
यहां तक जो है अपना एक डिस्टेंस जिसको मैं x बोल देता हूं कवर करता है, यानी कि इस पोजीशन पे मौजूद था और जैसे ही यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया, पोजीशन B तक पहुंचा, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है x है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो यहां पे पोजीशन B पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे जो नीचे की तरफ इसका अब डिस्टेंस बाकी है या सफ़र बाकी है, उसको मैं इस टोटल हाइट में से, अगर ये x ये टोटल हाइट है अर्थ से लेकर इस मैस A की पोजीशन तक, इसको मैंने टोटल हाइट कह दिया, और इस पूरी हाइट में से ये जो x डिस्टेंस है अगर इसको हम निकाल दें तो बाकी हमारे पास B से, लेट्स सपोज इस पोजीशन को मैं C का नाम दे देता हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है B से C तक का कितना फासला है वो मुझे मालूम हो जाएगा अगर मैं टोटल हाइट में से वो जो ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस कवर किया वो निकाल दूं। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि h माइनस x ये दरअसल वो फासला है जो ऑब्जेक्ट ने B से C तक करना है। मैं डिफरेंट स्टेप बना रहा हूँ, डिफरेंट पोजीशन बना रहा हूँ और हर पोजीशन पे चेक करूँगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मैस M का ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी पोजीशन B पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ? B पॉइंट पर। तो लेट बेटा जी कैलकुलेट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। तो मैं लिख देता हूं कि एट पॉइंट B। अब पॉइंट B पे जो है हमारी आपको नजर आ रहा होगा कि चीजें जो है बड़ी वाज़ेह हैं, कोई इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। पॉइंट B पे हमने देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B पे देख लेते हैं। अब बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B है, ये देखें जब ऑब्जेक्ट A पोजीशन पे था और फिर वहां से गिरा और पोजीशन B तक पहुंचा तो उसने डिस्टेंस x कवर किया है। यानी कि अब इसका h वाला डिस्टेंस या हाइट पूरी h नहीं है बल्कि उसने जो कवर किया है डिस्टेंस वो x है, या ये h माइनस एक्स भी यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरी में से यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इसको हम h माइनस एक्स भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई इतना जो है वो मुश्किल बात नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, तो मैं उसको, मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। सिंपली मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mg h के। तो यहाँ पे mg, लेकिन अब h नहीं है, पूरा h नहीं है, h में से वो फासला जो उसने कवर किया है h माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये तो मेरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B के जब पॉइंट B पे या पोजीशन B पे आपका ऑब्जेक्ट मैस M का जो है वो पहुंचता है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि किसी बच्ची को मसला ना बने। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी mg इंटू एच माइनस एक्स, मैंने ये भी बता दिया और इस पोजीशन को मैं B यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करते हैं? आपको पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने B पॉइंट पे देखना है काइनेटिक एनर्जी को, तो यानी कि मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस v से तो मुराद है कि इसकी सारी वेलोसिटी, जैसे ये नीचे मूव कर रहा है इसकी सारी वेलोसिटी v होगी ओवरऑल जो जनरल वेलोसिटी के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने पॉइंट B पे मालूम करना है तो इसलिए मैं कह दूंगा कि मेरे ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो पोजीशन B पर है, यानी कि 1/2 mvb का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एट पोजीशन B। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, हमारे पास vb की वैल्यू तो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं vb की वैल्यू को। यानी कि जब हम vb मालूम कर लेंगे तो हम vb की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट पॉइंट B। तो मालूम करते हैं जी, लेट नहीं लिखते बल्कि लेट करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं यहां पे कि वी नो दैट
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आपने पढ़ी होगी, वो होती थी कि वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू होता है वी आई का स्क्वायर प्लस 2g s होता है। ठीक है, वैसे तो सिंपली 2as होता है, लेकिन क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए लिखते हो तो आप कहते हो कि सर जी वहां पे जो एक्सेलरेशन a होता है वो रिप्लेस हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से, और क्योंकि ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है तो उसका डिस्टेंस s नहीं होगा बल्कि क्या होगा, h होगा। तो मैं यहाँ पे ये बातें लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो s है वो आपका h होगा और जहाँ पे a है वो वहाँ पे क्या होगा, g होगा। ठीक है, तो इस तरह से, और लाजमी बात है अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ए पोजीशन पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि वहां पे रिप्लेस किया वो ठहरा हुआ है। तो जब टू ठहरा हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और जब पॉइंट बी पे हम उसको देखेंगे तो उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, और क्योंकि बी पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को ही हम कहेंगे कि वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, वी बी, यानी वी एफ को हम रिप्लेस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी को वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यानी कि वी एफ इक्वल टू वी बी। तो इस सिचुएशन में ये वाली जो हमारी इक्वेशन है जरा इस तरह बन जाएगी कि वी बी स्क्वायर, वी आई मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो जाती है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वी आई इक्वल टू 0। इस तरह के डाटा को यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 0 हो जाएगा और प्लस ये बन जाएगा 2g, और s देखें बेटा, s डिस्टेंस है, हाइट के साथ लिखना है, लेकिन h आपको नजर आ रहा होगा सारी हाइट है, लेकिन हमने तो कहां से कहां तक, a से b तक जाना है, और a से b तक हमारा डिस्टेंस h नहीं है x है। तो हम यहाँ पे एक और काम भी करेंगे, और वो काम इस तरह से होगा कि हमारा जो s होगा वो हमारे x के बराबर होगा, यानी कि x जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ है a पोजीशन से b तक, इसको मैंने वादे करके x, अगर आपको डायग्राम क्लियर नजर आ रही है तो उसके अंदर नजर आ रहा होगा कि a पॉइंट से जब b पॉइंट पे आपका ये मैस m जो है, इसको लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से शो करा देता हूं कि मैं इसको यहां पे लेके आया हूं, ये यानी इस पोजीशन पे आपका जो है मैस m जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे पहुंच चुका है। तो इस जगह पे जब वो पहुंचा है तो यहां पे पहले मौजूद था, तो यहां पे पहुंचा है तो उसने x डिस्टेंस कवर किया है, तो s इज इक्वल टू x मैंने लिखा है, तो यहां पे 2g और साथ x लिख देता हूं। x इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोजीशन a टू b। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये जो vb की वैल्यू आ गई, ये बेटा आपके पास आ गई वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और x आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से वी बी हमारे पास, ये देखिए इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में जहां पे वी बी है वहां पे हम इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैं यहां पे आ जाता हूं, शायद आपको वहां पे नजर ना आ रहा हो। तो अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है हमने पहले से देखा हुआ है कि 1/2 m वी बी का स्क्वायर होता है। तो जहां पे वी बी का स्क्वायर है हम सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाती है 1/2 m को उसी तरह वी बी स्क्वायर की जगह पे बेटा आप लिखोगे 2gx, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाती है mgx। तो ये बेटा जी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो आपकी एट पॉइंट बी पे मौजूद है, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले लगाया था, मालूम नहीं थी, सो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने मालूम कर ली है, वो है mg और x। तो ये वो काइनेटिक एनर्जी है जब हमारा मैस m का जिस्म पोजीशन a से नीचे मूव करके पोजीशन b पे पहुंचता है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि पोजीशन a पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया तो मूवमेंट की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई और उसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है। तो ये वो एनर्जी है जो पॉइंट बी पे आपके ऑब्जेक्ट की है। इसी तरह से बेटा अब यहां पे पोजीशन बी पे देख लें ऑब्जेक्ट को और सी तक अब देखें, यानी कि हम ये भी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी यानी कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो स्ट्राइक करने से थोड़े से पहले की बात होगी, जब वो अर्थ के साथ आके क्या करेगा, टकराएगा, तो उससे पहले जो है यानी कि ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ एट पॉइंट
सी ये ऑब्जेक्ट जब आके मैस m का स्ट्राइक करेगा अर्थ के साथ, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो क्या होगी। तो आपको पता है बेटा, जैसे ही वो हाइट h पे मौजूद था, जब गिर कर ज़मीन पे आएगा तो लाजिम बात है जब ज़मीन से टकराएगा तो उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी लाजिम बात है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा कुछ एट पॉइंट सी। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करवाने की कोशिश की है कि एक डायग्राम बनाई, फिर उसको बी पॉइंट पे लेके आया। आप किसी भी पॉइंट पे जो है उसकी मालूम कर सकते हैं। सी पॉइंट पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पे गिर चुका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब मिनिमम यानी कि ज़ीरो हो चुकी होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जब वो पॉइंट सी पे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है मौजूद होता है, या कोलाइड करने से पहले की बात भी कह सकते हैं, या आफ्टर द कोलिजन जब वो ज़मीन पे आके गिर जाता है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त एट पॉइंट सी जब वो कोलाइड करता है तो उसकी ज़ीरो हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर यहाँ पे मैं उसका फार्मूला लिखना चाहूँगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 mv का स्क्वायर होती है, क्योंकि अब हम सी पॉइंट पे जा रहे हैं तो जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके टकराएगा या यहाँ तक मूव करके आएगा तो उसकी वेलोसिटी vc होगी, v नहीं होगी, vc, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट c। तो इसको मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m और vc का स्क्वायर। तो अब फिर आपके पास बेटा vc की वैल्यू नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, vc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही चीज आप जानते हैं कि इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको, कि जो vf स्क्वायर होता है इक्वल टू वही आपने जो प्रीवियस आपने रिजल्ट निकाला उसी को यूज करें, vi स्क्वायर प्लस जो है वो 2g। और अब मैं क्योंकि यहाँ पे जो है इस मुकम्मल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वहां से लेकर अर्थ तक यानी कि इसकी टोटल हाइट h है, और मैंने भी अब उसके सारा देखना है, क्योंकि अब वो पोजीशन A से नहीं है बल्कि वहां से मूव करता हुआ B से गुजरता हुआ पोजीशन C तक पहुंच चुका है। मतलब उसने टोटल हाइट जो है जितनी कवर की हुई थी वो सारी इन्वॉल्व हो रही है। तो मैं अब उसके डिस्टेंस को x नहीं लूंगा बल्कि पूरा h लूंगा। ठीक हो गया। और आपको पता है बेटा कि हम किसको देख रहे हैं, पॉइंट बी तक पहुंच चुके थे, पॉइंट बी से सी तक देख रहे हैं या ए से सी तक देख रहे हैं। तो लाजमी बात है जिस पॉइंट पे भी हम फोकस कर रहे होंगे वहां पे वो हमारा इनिशियल स्टेज होगा, और इनिशियल स्टेज पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एट पॉइंट ए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं यहाँ पे फिर जो है इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ थोड़े से रिजल्ट्स को, कि आप मेरे पास जो s होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, जिसको आप 2gs या 2as कहते हो, s जो है वो h होगा, और vi आपको पता है इनिशियल जीरो होगी, और vf जो है वो हमारे पास vc होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट डाटा मैं इसको लिखूंगा कि ये मेरे पास आ जाता है vc का स्क्वायर इक्वल टू, इसको तो जीरो कर देंगे vi को, और प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 2gh। तो यहां से बेटा आपको पता है कि जो आपके पास वैल्यू आ जानी है किसकी, vc की या v स्क्वायर की, वो आ जानी है क्या, 2g और h। तो ये वो वेलोसिटी है जब वो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स विद द अर्थ। जब ये मैस m का ऑब्जेक्ट इस जमीन के साथ कोलाइड करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी vc स्क्वायर हमने मालूम कर ली है। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास होता है इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, 1/2 mvc का स्क्वायर। सी पॉइंट की बात हो रही है तो सिंपली हम बेटा क्या करते हैं, उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं 1/2 m, और जहां पे vc स्क्वायर है वहां पे उसकी वैल्यू 2gh। सो ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा mgh। हाँ जी, बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। और ये एक मतलब आप समझ लें कि मैंने इसके आगे जो है एक छोटा सा आर्टिकल है उससे भी बात रिलेट करनी है, लेकिन मैं एट द एंड करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई एट पॉइंट सी, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, mgh। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब पॉइंट ए पे मौजूद था आपका ऑब्जेक्ट तो वहां पे आपको नजर आ रहा होगा
कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हाइट h पे हमारा जिस्म मौजूद है वो जैसे जैसे नीचे मूव करता है, यानी अंडर दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो जैसे जैसे मूव करता है, और आपको ये भी पता होगा कि हाइट पे हर पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे मूव करता रहेगा, इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ती जाएगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होनी है और वो मोशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये रिजल्ट्स होते हैं। इसको अगर आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं तो यही बेहतरीन स्टेटमेंट्स होती हैं। अब जरा मेरी वर्डिंग पे फोकस कीजिएगा कि ये पॉइंट ए पे मौजूद जो जिस्म है जैसे जैसे नीचे मूव करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तो ये उतना तेजी के साथ क्या करता है, मूव करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा हाइट से जमीन की तरफ आ रहा होता है तो जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो बढ़ती है। ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगी तो जो ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे मूव करके आ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी वो ज्यादा तेजी के साथ नीचे गिरेगा। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो लाजिम बात है काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसका फैक्टर आता है, काइनेटिक एनर्जी जो है फार्मूले में V का फैक्टर आता है। जब ये V इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, उसी वक्त ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात थी। उसी वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी बेचारी जिसकी वैल्यू हाइट पे मैक्सिमम थी, एट द एंड हमने देखा कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है एट द नियर ऑफ द सरफेस वो हमारी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाती है। तो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि ये रिजल्ट हमें बताता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आया तो उसका हाइट का फैक्टर क्या होता गया, कम होता गया। यानी कि पहले यहां पे था, फिर नीचे होते होते हाइट का फैक्टर कम होता गया। जैसे जैसे हाइट कम होती गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ड्यू टू पोजीशन होती है तो वो भी बेचारी कम होती गई, और कम होते होते जब हाइट बिल्कुल ही खत्म हुई तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी की सारी 0 हो गई। और सारी की सारी एनर्जी, यही तो इंटर कन्वर्जन है कि वो देखें वैल्यू जो एट दी एंड है आपकी काइनेटिक एनर्जी की वो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ ओवरऑल एनर्जी। जस्ट क्या हुआ है कि एक एनर्जी की फॉर्म जो है दूसरी एनर्जी की फॉर्म में इंटरचेंज हुई है, यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो गई है। तो ये बातें थी बेटा इंटर कन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। बात अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि जितने भी केस या जितनी भी बातें मैंने की ये सारी की सारी बातें थी जब मैंने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया, क्योंकि मेरी डायग्राम के अंदर, मेरी पूरी डेरिवेशन के अंदर कहीं पे आपको एयर फ्रैक्शन का फैक्टर जो है वो नजर नहीं आएगा। यानी कि ये मेरे वो केसेस हैं या मेरी वो डेरिवेशन है या एक्सप्लेनेशन है जब मैंने एयर फ्रिक्शन को क्या किया है, इग्नोर किया है। अच्छा, अब आपको एक और मजे की बात बताता चलूं, यहां पे थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा। आई होप कि आप इस चीज को कर लेंगे। मैं इस चीज को थोड़ा सा जो है साफ करके आपको एक मजे की बात जो है वो बताता चलूं। और वो मजे की बात क्या है कि मैंने क्या देखा, उस डायग्राम से भी देखा और अपने प्रूफ से भी देखा। इतना तो अब मैं देखने के या रिजल्ट्स बनाने के काबिल हो चुका हूँ और आप भी हो गए होंगे कि मैंने एक चीज देखी कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। बहुत मजे की बात बेटा कि जितना लॉस हमारी पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में ऐड होती गई। यानी कि जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है उसको वो कम होती जा रही है, उसी वक्त गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन बेटा जी फिर मैं बता रहा हूं कि ये वो चीज है या ये वो केस है या ये एक लॉ भी समझा जाता है। मैं थोड़ी देर बाद उस लॉ को भी कनेक्ट करके एंड कर दूंगा इस चैप्टर का, वो लॉ भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूं। ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, ये स्टेटमेंट हमारी तब तक वैलिड है
जब हमारे टॉपिक के अंदर कहीं पे भी एयर फ्रैक्शन को मेंशन ना किया जाए, यानी कि हम टोटली एयर फ्रैक्शन को क्या करते जाएं, इग्नोर करते जाएं। अगर आप क्या करते हैं, एयर फ्रैक्शन को मेंशन करते हैं, यानी कि उसको इग्नोर नहीं करते, आप उसको भी देखते हैं, तो बेटा जी लाजमी बात है ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे हरकत करेगा एयर फ्रैक्शन इसको रोकने की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो कुछ ना कुछ जो है किस में आ रहा है, एयर फ्रिक्शन के या रेजिस्टेंस के भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके केस में भी जो है वो आ रहा है। तो मैं इस तरफ से जो लॉस है इन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें एक और चीज भी निकालना चाहूंगा, वो है एयर फ्रिक्शन। और एयर फ्रिक्शन एफ होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट होती है, जैसे जैसे हाइट, तो मैं इसको एफ एच कह देता हूं, या एफ मल्टीप्लाई बाय एच, एफ एच। तो एफ एच यानी ये वो फैक्टर है, एफ एच मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये हमारा कौन सा एयर फ्रिक्शन का फैक्टर है, एयर फ्रिक्शन का फैक्टर है। फ्रिक्शन क्या होती है आप बेहतर तरीके से इससे अवेयर हैं। तो मैंने क्या लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो ड्यू टू एक और फैक्टर, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने फ्रिक्शन वाले एयर फ्रिक्शन वाले फैक्टर को भी लेके आ रहा हूं, तो ये बराबर आ जाता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एयर फ्रिक्शन ये इधर नेगेटिव हो रहा है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच, ये इधर माइनस उधर जाके, यानी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रही है, यानी कि वो उधर भी कन्वर्ट हो रही है, और साथ कुछ ना कुछ जो है उसका पार्ट जो है वो एयर फ्रिक्शन की सूरत में भी लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हमने एक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ये वाली इक्वेशन होगी कि जब हम एयर फ्रिक्शन के फैक्टर को ले रहे हैं, यानी कि जब हम एयर फ्रिक्शन के फैक्टर को ले रहे हैं, यानी उसको इग्नोर नहीं करें, तो फिर वैलिड जो हमारे पास एक इक्वेशन आती है वो ये आती है, और जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। तो ये बेटा था आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो हमारा था इसके लिहाज से क्या कहते हैं उसके एयर फ्रिक्शन के हवाले से, ठीक है, एयर फ्रिक्शन के हवाले से आप यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं कि जो एम जी एच है वो इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। तो ये फाइनल रिजल्ट इस तरह से जो है वो आप जो है निकाल सकते हैं, या किस तरह आता है ये आपको पता होगा। उसके बाद जो बेटा मैंने बात करनी है, एक छोटा सा आपका आर्टिकल है, और ये मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं हमेशा जब क्लास को पढ़ाता हूँ तो मैं इन दोनों को रिलेट करता हूँ, ये अलग अलग पढ़ाएं तो फिर आपका कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। अब तो थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट बना दिया है, तो इस वजह से मैं इसकी 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक था छोटा सा इस चैप्टर का। फिर हमारा ये चैप्टर जो 4 है इंशाल्लाह हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी एक्सरसाइज हमारी बाकी बच जाएगी। ये आखिरी टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने ज़रूर करना है जी। तो ये आखिरी टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने बेटा आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसी कन्वर्जन से मैं आपको ये टॉपिक जो है वो भी क्लियर करवाना चाहूँगा। आपको पता है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, तो ये एक बेसिक एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं उसकी अकसाम है। मैं यहाँ पे लिखना भी जरूर चाहूँगा, मैकेनिकल एनर्जी, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को आप काइनेटिक एनर्जी कहते हो और एक को पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। अच्छा बेटा आप देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सिंपली जो बात मैंने आपको बतानी है, मैंने आपके सामने एक पूरा जो है एक लेक्चर या एक पूरा टॉपिक जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, और मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि जो टोटल सिस्टम की एनर्जी है, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हाइट कम होती गई तो ये सारी किस्में चेंज होती गई काइनेटिक एनर्जी में, और ओवरऑल हमारी जो सिस्टम की इसकी एनर्जी है, यानी कि जब वर्ल्ड एनर्जी बोला जाता है तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब ये था कि ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ओवरऑल ये दोनों चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, यानी ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है,
कांस्टेंट रहती है। तो यही चीज बेटा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जस्ट आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। यानी कि जब हम एनर्जी को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन जस्ट बी चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। और यही चीज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर और कोई चीज इतनी जो है वो नहीं आ रही, मैंने आपको बता दिया है। टोटल एनर्जी आपको पता है कि क्या चीज होती है। फिर बता रहा हूं कि टोटल एनर्जी दरअसल जब हम इस केस में हो या उस केस में हो, तो जो टोटल एनर्जी होती है आपकी वो मजमुआ होता है पोटेंशियल एनर्जी का और प्लस काइनेटिक एनर्जी का, और ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं जी, कांस्टेंट रहते हैं। यानी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जिस तरह मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रॉ करके एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले गया, फिर उसको गिराया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो ओवरऑल मैंने आपको वहां पे भी प्रूव करके दिया है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। और मैं फिर आपको बताता चलूं कि टोटल एनर्जी बेसिकली इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी ये हमारा कलेक्टिवली इफेक्ट होता है, टोटल एनर्जी जो होता है कलेक्टिवली इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से बेटा आप रोजमर्रा लाइफ के अंदर भी एनर्जीज जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील होती है वो भी आप देखते रहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लेट्स सपोज अगर आप बात करें कि इसी की बात कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस पॉइंट पे, इस मैस की, जब ये गिरता है और जमीन के साथ टकराता है तो आपने वहां पे देखा होगा कि साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या जो एनर्जी है उसका कुछ न कुछ जो डेसिपेशन है या लॉस है वो इन फॉर्म ऑफ अदर फैक्टर्स विच इज हीट, साउंड, उनमें भी लॉस हो रहा होता है। तो डीपली अगर हम स्टडी करें इसको तो और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उसको भी आप देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि हम उसको हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम तब्दील कर रहे होते हैं। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके घरों में बल्ब होते होंगे, ठीक है, या मोटरें होती होंगी तो मैकेनिकल वर्क भी आप करते हैं समथिंग। तो इस तरह से आपके घर में बेशुमार इसके जो है वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो आई होप कि आप उनको स्टडी करेंगे और उनके कंसेप्ट लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आई होगी। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन होता है तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तमाम बच्चों को हमारे कॉलेजेस की तरफ से आपको बताए गए हैं ग्रुप्स, तो आप उनमें जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है कि जब आप इंडिविजुअली मैसेज करेंगे तो बाकी लोगों को जो है वो उसकी अवेयरनेस नहीं होगी। तो लाजिम बात है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस तरह का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप जो है वो ग्रुप में डिस्कस करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम लोगों को क्या होता है, उसका कंसेप्ट मिल जाता है, वो तमाम लोग उससे आगाह हो जाते हैं, तो सबको फ़ायदा हो जाता है। और बाकी आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 4 के जो आर्टिकल्स हमने स्टार्ट किए थे हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ पे आखिरी जो था इंटर कन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और उसी से रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसमें थ्योरेटिकल बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ग्रुप्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।